दिव्या गुप्ता, संजना, निशांत, अभिनव कुमार, प्राची कुमारी, सिद्धार्थ, अनमोल, बस। ठीक है, बेसिकली अगर देखेंगे सर तो मैक्सिमम 20 बच्चों ने सबमिट किया है। यस सर। और क्लास हमारी अटेंड करते हैं अराउंड 60 स्टूडेंट्स। यस सर। एंड पढ़ाया सर आपने 60 के 60 बच्चों को है। एक जो डाउट था यूनिट एंड डायमेंशन का, वो देख लीजिए। यहाँ पर x इज इक्वल टू लेंथ है, करेक्ट। सो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। सो एनी वन ऑफ यू जो बता सके। बहुत ही आसान है, सिंपल। हाँ, यस वैष्णवी बताइए। सर ए का एल होगा लेंथ, ए का एल होगा। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस 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 अल्ताफ। x इक्वल टू बीटी, x इक्वल टू बीटी, तो x का हो जाएगा LT -1। ओके, LT -1 हो जाएगा जी करेक्ट। एंड और C का नेक्स्ट LT -2। ओके, so here C is equal to LT -2 and D का हो जाएगा LT -3। करेक्ट। जिसका भी डाउट था वो देख लीजिए। यहां पर अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। और ये हम लोगों ने देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि एक ही तरह का यूनिट ऐड होगा। सो इसका भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेंथ। इसका भी डायमेंशन लेंथ होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन लेंथ होना चाहिए और इसका भी डायमेंशन लेंथ होना चाहिए। सो बाकी तरह से देख लिया। अभी चूंकि देखो ए के पास अगर कोई भी डायमेंशन नहीं है तो इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लेंथ लिख दिया। x इज इक्वल टू बीटी। अब बीटी का डायमेंशन कितने के बराबर होना चाहिए, लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो बीटी को इक्वेट कर दिया लेंथ से, तो यहां से b का डायमेंशन आ गया LT -1। फिर c को इक्वेट कर दिया लेंथ से, तो ये आ गया LT -2 और d का आ गया LT -3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट है? देखिए प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का जितना भी डाउट आया, करेक्ट, उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल का क्वेश्चन है, जो कि मैंने कराया नहीं अभी तक क्लास में। सो ऑब्वियसली वो तो डाउट आने ही थे। ओके, सो वो शायद आज के लेक्चर में हो जाए या कल के लेक्चर में हो जाए। सिद्धार्थ, जैसा सर ने बोला कि आज सबको मौका दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, एंड देन अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तब तक आप लोग जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया है उनके लिए मैं आज का डीपीपी सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं बता दूंगा कि कितना करना है। हाँ बोलो दीक्षा, क्या पूछना, बोलिए। बोलिए दीक्षा। का आप बताएं सर, एक वेक्टर का बताए थे कि किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो उसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है ए जिसका दिया हुआ है 5 मीटर ईस्ट, दूसरा वेक्टर है बी जो दिया है 5 मीटर ईस्ट, दूसरा बी वेक्टर है जो है 5 न्यूटन ईस्ट। ओके, तो सर इस दोनों वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं। They both are representing two different physical quantity। हाँ जी, इट मींस ये यूनिट पे भी डिपेंड करता है। अब फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा ना। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी यहां पर अगर ये आप देखेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो ये तो ऐसे ही अलग अलग हो गए ना। या ऑफ कोर्स आपका कहना भी सही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यूनिट। ओके सर। या और कोई? देखिए अभी अमन सर ने आप लोगों को समझाया बहुत अच्छे तरीके से।
मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन सर एक चीज मेरा मैं भी एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। The least count of the main scale of a screw gauge is 1 mm. The minimum number of division on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. आपने बोला लिस्ट काउंट है कितना? 1 1 mm. mm। ओके, और और क्या है? मिनिमम नंबर हाँ हाँ, उसके बाद the minimum number of division on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. 5 माइक्रोमीटर डायमीटर Diameter ई। को measure कर सो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। The least हाँ हाँ, count of the main scale of a screw gauge is 1 mm. The minimum number of division. ओके, मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 1 mm, करेक्ट? Yes sir. ओके, The वही मैं minimum सोचा कि number of हाँ, बोलिए बोलिए। the minimum number of division on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. ओके करेक्ट। अब देखिए एक चीज है, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर कितना हो जाता है? Each by number of circular division. ओके, तो यहाँ पर पिच हम लोग कितना कंसीडर कर लें? बोलिए। यही नहीं समझ आ रहा है। हाँ, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन में इस चीज का अब हाउ कैन वी से दैट इट विल बी 0.5 पिच, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर इन योर क्वेश्चन ना। सर 1 mm होगा पिच। हाँ, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम कि पिच इज 1 mm, बिकॉज आपके पास डेटा यही दिया गया। अदरवाइज इसमें थोड़ा सा तो आपको डेटा ऐड करना चाहिए था कि कंसीडर द लिस्ट काउंट एज ए पिच, बिकॉज लिस्ट काउंट इज डिफरेंट थिंग, पिच इज डिफरेंट थिंग। सर ये कल जो पीएसएफ का स्लाइड सौरभ सर भेजे थे उसमें का ये क्वेश्चन। हाँ, देखिए सौरभ सर ने तो क्वेश्चन नहीं बनाया ना, उन्होंने क्वेश्चन कहीं से पुटअप किया होगा। क्वेश्चन में देखिए कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, और ये लैंग्वेज ही है जो अपने को ये परेशान करता है। सो विल टेक लिस्ट काउंट एज ए 1 mm। तो जो हमारा लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी द 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर पिच, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, करेक्ट? अच्छा, दूसरा चीज ये है कि हमें जो मिनिमम डायमीटर जो मेजर करना है वो कितना करना है? 5 माइक्रोमीटर का, है ना? तो 5 माइक्रोमीटर इसका मतलब कितना हो गया? 0.005 mm। दैट मीन्स कि हमारा जो लिस्ट काउंट होना चाहिए माइक्रोमीटर का वो मिनिमम इतना होना चाहिए। अब ये क्यों? वो इसलिए कि मान लीजिए कि आपके पास मेन स्केल है, नॉर्मल जो हम लोग घर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसका एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, करेक्ट? तो क्या आप 1 mm से 0.5 mm को मेजर कर सकते हैं क्या? अगर आपका स्केल बड़ा है और आपको बोला जाए कि ये छोटा वाला मेजरमेंट मेजर कीजिए, कैन वी डू दैट? नो नो, वी कांट एक्यूरेटली मेजर इट। ओके, दैट मीन्स कि आपको इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया गया? लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। सो लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर दे दिया गया है 0.005। एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम मुझे इतना लिस्ट काउंट चाहिए। सो इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा 0.005 mm से, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.005, ये कट हो जाएगा और इधर चला जाएगा 1000 एंड इट विल बिकम अराउंड 200। ओके, सर मेन स्केल का लिस्ट काउंट फिर क्यों दिया है? मेन स्केल का लिस्ट काउंट आपको दिया गया सो दैट यू कैन फाइंड द पिच ऑफ दैट वेल।
आप सर्कुलर माइक्रोमीटर का पिच फाइंड आउट कर सके, इसलिए आपको लीस्ट काउंट 1 mm दिया गया। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए अगर कंसेप्चुअल सोचा जाए, वैसे तो इसमें एक लैंग्वेज होता है तो ये क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर आप सोचेंगे तो स्क्रू गेज कैसा होता था, जैसे जैसे हम लोग ओपन करते थे वैसे वैसे, मतलब सर्कुलर डिवीजन जैसे जैसे पीछे की तरफ स्लाइड करता था वैसे वैसे मेन स्केल का डिवीजन विजिबल होते जाते थे। एम आई करेक्ट? सही है। जैसे मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कुछ ऐसा था, है ना, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। और मान लीजिए कि आपका जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है, सर्कुलर जो स्केल है, जो सर्कुलर डिवीजन है वो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से रहा होगा, है ना। अब ये जैसे ही ये जो सर्कुलर जो डिवीजन है, अगर इसको हम लोग रोटेट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइड होगा पीछे की तरफ, और ये मेन स्केल के जो रीडिंग्स हैं ये ओपन होते जाएंगे। स्टार्टिंग में ये कहाँ होगा, 0 पर, फिर जब एक स्केल घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, 1 mm पर, फिर जब नेक्स्ट आएगा तो कहाँ आ जाएगा, 2 mm पर। करेक्ट? अब कोई ऐसा डिवाइस तो बनाएगा नहीं जहां पर एक पूरा सर्कुलर रोटेशन हो जाए और आपका कोई डिवीजन ही विजिबल ना हो, कोई रीडिंग ही नहीं ले पाओगे। बात आप समझ रहे हो? है जी? तो यहां पर यही एज्यूम करके चलना है, मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ एजम्पशन। अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज एरर दिख रहा है। हो सकता है कि वो पूरा दो ऐसा चक्कर लगाने के बाद, पूरा 1-2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 1 mm कंप्लीट करे तो क्या होगा। उस कंडीशन में तो हमारा मतलब जो पिच हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता तो क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता, बट अगर नहीं दिया गया है तो यस दीक्षा बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, ग्रुप पे सेंड करें, आप बता दीजिएगा। अभी नहीं, बिकॉज मेरा जो मोबाइल है अभी क्लास ले रहा हूँ तो वहां पर भेजिए। अगर ये आप लोग पहले भेजेंगे या फिर आप चैट में लिख दीजिए तो मैं देख के सॉल्व कर दूंगा। सर बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, तो बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई बात नहीं, तो आप सेंड कर दीजिए, क्लास खत्म होने के बाद मैं बता देता हूँ। ओके सर। ओके, देखिए आप लोगों का डाउट जो भी है हम लोग ऑलवेज रेडी, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो देन एंड क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जो विदाउट इमेजिनेशन आपको नहीं बता सकते तो वो क्वेश्चन को मैं रखता हूं कि चलिए इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोग डाउट मुझे पर्सनली सेंड करते हो वो ग्रुप पर भेजोगे तो हो सकता है कि वन ऑफ योर फ्रेंड विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, ताकि उनको भी रहे कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे। एंड तीसरा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं वो ये है, फिजिक्स में लोगों को डर इस वजह से लगता है बिकॉज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। अभी तो आप लोगों को जो भी 20 क्वेश्चन दिया वो 1 लाइनर था, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में एक क्वेश्चन, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। करेक्ट? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। आने वाले समय में जैसे ही फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आधे घंटे समय लगेंगे। एट दैट टाइम आप क्या करोगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। सो फिजिक्स में कोई भी टीचर, ना ही मैं या कोई भी दूसरा कोई भी टीचर, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप 100% क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही आओगे। वी डोंट रिक्वायर दैट, और उम्मीद भी नहीं करते कि आपसे 100% क्वेश्चन हो भी जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है कि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट मतलब आप क्वेश्चन पढ़िए, आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए कि ऐसा भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं वो चीज को आप सॉल्व करिए। फिर हम लोग क्या बनाते हैं या फिर आपके फ्रेंड क्या बनाते हैं, है ना, आपके फ्रेंड कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज को मैच करिए, या एक्चुअल आंसर उसका कैसे आया है, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है उससे मैच करिए। एंड नाउ चेक इट आउट योरसेल्फ कि आपने गलत कहां किया है। फिजिक्स तभी आता है ना। इवन
आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर एस.सी. वर्मा सर भी अगर आपको पढ़ा देंगे ना, तो भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज थ्योरी इज डिफरेंट पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट पार्ट। करेक्ट? प्रॉब्लम सॉल्विंग में लैंग्वेज भी आ जाता है। जब तक आप लैंग्वेज रीड नहीं करोगे, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो वीडियो कॉल हाँ हाँ हो गया होगा, कॉल आ गया था। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी लोग जितने भी हैं सॉल्व नहीं होता है कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना टेंशन लेने की बात। और ये तो अभी बेसिक पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आपका पूरा फिजिक्स है वो उस चीज में आप कोताही कर रहे हो, तो फिजिक्स से तो वैसे ही डर लग जाएगा। ये चीज छोड़ के आप तो फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए प्लीज। और क्वेश्चन देखिए, मैं पर डे कोशिश करता हूं कि आपको 10 क्वेश्चन एटलीस्ट डीपीपी तो भेजिए दो। अब वो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो, अच्छा मेरा डीपीपी जो जाता है उसमें प्रीवियस जो पढ़ाया रहता है उसका भी कंसेप्ट रहता है, ताकि आप लोग पिछला भूल ना जाओ, वो भी आपको याद रहेगा या फिर प्रैक्टिस में रहेगा। अदरवाइज पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच जाएंगे आखिरी के कोने पर और पता चला कि पीछे का सब नीलपट्टा सन्नाटा हो गया। तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। हर डीपीपी में आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा और करंट जो टॉपिक चल रहा है वो भी क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व डीपीपी एज वेल एज जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो सोच समझ के ही देता हूँ, वो करिए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिया था। Animate the least count of the main scalar scale is 1 mm, the minimum number of division on its circular scale। क्या है Animate ये? To measure 5 into इतना diameter of the wire। तो ये तो हो गया। अच्छा least count of इतना the minimum number of division, हाँ वही बोल रहा हूँ Animate। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, करेक्ट। क्वेश्चन में मैं बोला कि ये और क्लियर होता अगर इसमें वन कंप्लीट रोटेशन के बारे में बता दिया होता तो। ओके, ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कंप्लीट सर्कुलर डिवीजन पे 100 डिविजन्स रहे, 100 डिविजन्स हो, और ये जब पूरा 2 कंप्लीट रोटेशन लगाता है तो 1 mm चलता है, तो हो गया ना 200 डिविजन्स। बात आई समझ में? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर सर्कुलर स्केल पर अगर 100 डिविजन्स में ले लेता हूं, 100 डिविजन्स, और मैं ये बोलता हूं कि ये जो थिम्बल है ये पूरा 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा, तब जाकर के 1 mm स्लाइड होगा। तो 2 रोटेशन का मतलब कितना हो गया? 100 into 2 200। यस, जेईई मेंस का कोई लेवल में मानता ही नहीं हो, जेईई एडवांस एक लेवल है। अब जेईई मेंस में इस बार देखो अवंती के सीट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। अगर आपको शायद आप ही लोगों में से किसी ने मुझसे वो डाउट पूछा था जो कि अवंती के सीट में था, और वही क्वेश्चन सेम जेईई मेंस में ही पूछ दिया, जो कि ऐसा होता नहीं है जेईई में कोई भी किसी से क्वेश्चन वो रिपीट पूछ ले। सो जेईई मेंस का कुछ ऐसा नहीं है, जेईई एडवांस इज इंपॉर्टेंट वन। जेईई मेंस क्या है? एक तरह से ट्रिपल ही है, पहले एआई ट्रिपल ही होता था, अब वो जेईई मेंस हो गया है, पहले जैसा ही हो गया, और सिर्फ जो जगह जो खर्च था वो बच गया। पहले जेईई के लिए अलग फॉर्म भरना था, ट्रिपल के लिए अलग फॉर्म भरना था, वो पैसा बच गया। दैट्स इट। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि 2 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। अगर 2 वेक्टर दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर, और सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट इट एज आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने बताया था कि जो आई कैप के कोफिशिएंट है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू आई कैप, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, प्लस ए जेड और बी जेड के कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, सॉरी के कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए और इट विल बी ए जेड प्लस बी जेड। नाउ ये हो गया हमारा आर वेक्टर। सो मोड ऑफ आर वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद इतना तक हो गया था लास्ट क्लास में, अलॉन्ग विथ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को बताया था वो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद होनी ही चाहिए, बिकॉज वो कंफ्यूजन पॉइंट है, वहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके बता दिया ना। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस बिल्कुल, देखिए जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन दैट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या हो गया कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो आप इसको लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा ये हो गया कम्यूटेटिव, दूसरा होता है एसोसिएटिव। सो सेकंड वन इज एसोसिएटिव भी होता है। ये एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ग्रुपिंग करते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोथ आर सेम। मतलब अगर आपने ग्रुपिंग अलग अलग भी कर दिया तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। यह वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट है, मल्टीप्लीकेशन के लिए करेक्ट नहीं होता है। सो ये एक सिंपल लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ क्या है, बस ये प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का, दैट्स इट। नाउ बैक टू द टॉपिक। अगर आपको वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर निकल भी गया, देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो उसके लिए तो एक मेथड जो हमारा पहले से पता है कि अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो आप यहां से आर कैप निकाल सकते हो बाय राइटिंग आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर। दिस इज द वन ऑफ द मेथड। अनदर वन इज ड्रॉ इट ग्राफिकली। वो कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपका ये हो गया आर ए वेक्टर है ना, एंड दिस इज योर बी वेक्टर, इट इज ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। बी वेक्टर मेक्स सम काइंड ऑफ एंगल थीटा विथ ए वेक्टर। अभी अब आप लोग बोलोगे सर यहां पर तो टेल और हेड से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा। सो थीटा विल रिमेन सेम, करेक्ट। सो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक आपके पास ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। देन ये जो ट्रायंगल है, जो इसको ट्रायंगल कंप्लीट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और थीटा सर जी बोलिए बोलिए। सॉरी आवाज कट हो रहा है आपका, मैसेज कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूं, देखिए अगर आपके पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर,
और एक दूसरा वेक्टर है v वेक्टर, जो कि एंगल का यूज होगा, बताता हूं, थोड़ा धीरज रखिए। अगर एंगल का यूज नहीं करेंगे तो ये ज्योमेट्री आप तैयार नहीं कर पाओगे। और ये जब ज्योमेट्री तैयार नहीं होगा तो ये एक्चुअल में आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन एक्चुअली है किधर, है ना। तो ये जब ज्योमेट्री तैयार होगा तो ये ग्राफिकल मेथड से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब ये अगर थीटा है तो दिस में बी अल्फा। तो आप बता सकते हो ना कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ ए वेक्टर, करेक्ट। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? अब देखिए इस एंगल का यूज कैसे करते हैं टू फाइंड द अल्फा। ये आपको अल्फा कैसे पता करना है, अल्फा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दैट वी विल नीड टू डू सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं। सो दिस विल बी 90 डिग्री, करेक्ट। सो अगर ये एक बी वेक्टर है, मान लीजिए अगर ये एक बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का दो कंपोनेंट आ जाएगा। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ मोड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा मोड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। मैं इसका नामकरण कर दूं ओ ए बी और सी। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो, किसी को डाउट है यहां तक? सर ये आपने cos थीटा और sin थीटा कैसे कंसीडर किया? ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करिए। दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री। ये बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। यस सर। सो ये हमने जो कंपोनेंट ब्रेक किया था उसी समय बता दिया था कि अगर ये बी वेक्टर है, दैट इज द मोड ऑफ बी वेक्टर, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है तो इसका दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, दैट इज बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी द बी साइन थीटा। यस सर। सही है ना। तो वहीं से हमने कैलकुलेट किया है कि ये बी वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ बी वेक्टर। और सिंपली इसको विदाउट एरो अगर मैं बी लिखता हूं तो भी सही है, दैट इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज बी साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट बी कॉस थीटा। अगर मैंने एरो साइन नहीं दिया है दैट मीन्स ये क्या है? स्केलर है। चलिए अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ बी एंड सी। ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर साइड है उसका वैल्यू कितना है? बी साइन थीटा। और जो बेस है वो बेस कितने के बराबर हो जाएगा? तो लेट्स फाइंड आउट। यहां से जो सी बी हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? बी साइन थीटा के बराबर। और ओ बी जो होगा वो कितने के बराबर होगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। यहां पर मैंने ए लिखा है, ए वेक्टर नहीं लिखा है, दैट मीन्स व्हाट? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ओके, सो फ्रॉम ट्रायंगल OBC we can write tan of alpha, tan theta is equal to क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, और एडजेसेंट साइड कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहां से आप tan ऑफ अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन आप अल्फा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड नंबर 2 टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पहला क्या था कि आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, दैट इज आल्सो प्रेजेंट द डायरेक्शन। सेकेंड वन इज
कि आप इसको पोलर फॉर्म में एंगल फाइंड आउट कर लीजिए कि ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। किसी को डाउट है यहां तक तो बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? सर ओके, डायरेक्शन तो लिखेंगे कैसे? तो डायरेक्शन को देखिए, एक तो ये तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स अल्फा डिग्री विथ ए वेक्टर, दैट्स इट। हो गया डायरेक्शन। सो दैट एंगल अपने आप में ही एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो अल्फा डिग्री विथ ए वेक्टर इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन। चलिए, ये एक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आपने अल्फा फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आता है इसमें मान लीजिए कि आपको ए वेक्टर ना दिया है ना। कंडीशन ये है कि आपको पता है मोड ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट, आपको पता है मोड ऑफ बी वेक्टर एंड आपको पता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज थीटा। मान लीजिए आपको इतना चीज पता है ना। तो आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड पता है, आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं पता है, वेक्टर फॉर्म में पता होता तो कैसे करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करेक्ट। लेकिन अभी क्या है, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर पता नहीं है। क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा। तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, करेक्ट। सर ये डिराइव कैसे हुआ? आवाज लैग कर गया आपका। इसको ये डिराइव कैसे हुआ? हाँ बताते हैं। यस सर। मेथड वही है। अगर ये मान लीजिए ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पता है, एंड दिस इज योर एंगल थीटा, देन दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो वंस अगेन वी विल ड्रॉ सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। अगर मैं नाम लिख देता हूं ओ ए बी सी, देन जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ओ बी सी, ये आपको कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से, जिसका एक साइड हो जाएगा कितना? बी साइन थीटा के बराबर, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, करेक्ट। देन क्या हम लोग ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? आप लोगों को फॉर्मूला पता है। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम सब लोग जानते हैं, नर्सरी से पढ़ते आए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। हाँ, बहुत ही आसान है। सो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। दिस इज द डेरिवेशन। मैं आप लोगों को डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा हूं बिकॉज ये सब आप लोग मैथ्स में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। मुझे मैथ्स तो पढ़ाना है नहीं, आता भी नहीं है। हो गया? चलिए, पर जिसमें भी आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे नहीं समझ में आया या ये कैसे हो गया, तो जरूर पूछिए, बताऊंगा जरूर। एक बार मैं आपको समरी कर देता हूं एडिशन में कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है। दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका मैंने बता दिया है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, एक या तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पता है तो उसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। एक तो चीज ये हो गया। ए वेक्टर देखिए एनिमेस कुछ भी हो सकता है। दैट कुड बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट कुड बी फोर्स वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा तो बी वेक्टर फोर्स नहीं होगा। ये बेसिक लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है ना। दो वेक्टर तभी ऐड होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो दो वेक्टर का एडिशन का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने लिया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का यूनिट या बोल सकते हो कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। देखिए, ए वेक्टर का मतलब हो जाता है वेक्टर along with मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब हो जाता है कोई भी वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और अगर मैं ए कैप लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये कंफर्म है। मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन किधर है वो पता नहीं। डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट कि डायरेक्शन किधर होगा, पर मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये कंफर्म। और ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। ओके, फर्स्ट पर रूट ओवर नहीं होगा, किस पर रूट ओवर नहीं होगा। चलिए, तो ये एक मेथड था। और दूसरा जो मैंने बताया था रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का, दैट इज ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर। सो ये दो मेथड मैंने बता दिया था। ये कब इस्तेमाल करते थे, जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको दोनों का मैग्नीट्यूड एंड एंगल पता है तब। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बता दिया ट्रायंगल लॉ में कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये एक ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर मतलब सी, एक यहां से गया फिर यहां गया, है ना। अगर यही उल्टा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो ये ऑर्डर नहीं बोलते। ये इधर से गया फिर उधर से आया, दिस इज नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि हेड टू टेल कनेक्ट होना चाहिए। ये इधर से गया एंड देन फिर यहां से आगे गया, देन द लाइन क्लोजिंग दिस टू एंड्स विल बी रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस विल बी योर एंगल अल्फा। हाँ, एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये लाइन क्लोजिंग कुछ इस तरह से होता तो, अगर ये लाइन क्लोजिंग कुछ इस तरह से होता तो
इसका मतलब क्या हो गया? दिस कैन बी कॉल्ड एज, नहीं, माइनस ऑफ आर वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा। यस यस, यू आर करेक्ट। जो टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट? यस अभिनव, टोटल रिजल्टेंट इसका 0 हो जाएगा, बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? प्लस आर वेक्टर, है ना? और यहां पर एक वेक्टर है माइनस आर वेक्टर। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर। अब चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू द 0। सो इस केस में जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक वेक्टर भी बोलते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर में देखो, एक इधर गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये कंप्लीट एक ऑर्डर बना रहा है। सो पॉलीगन लॉ में हम लोग यही पढ़ेंगे आगे, विल सी लेटर। तो ये हो गया। यहां से हम लोगों ने tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया था कि इफ दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज थीटा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको डेरिवेशन पता है तो ये फॉर्मूला तो आपको भूल जाना है, ये मुझे पता है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहने वाला है। हो सकता है इस क्लास में याद भी रहे, या जब तक वेक्टर पढ़ोगे तब तक याद रहेगा। आने वाले समय में जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये फॉर्मूला कोई याद नहीं रखता, भूल जाता है। सो बेसिक क्या है कि अगर आपको डेरिवेशन याद है, डेरिवेशन पता है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस डेरिवेशन, दिस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। चलते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं एंड देन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो सबसे बेसिक सवाल, आसान वाला एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, सो फाइंड फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बहुत ही आसान, 1 सेकेंड का काम है। जल्दी जल्दी। नहीं अल्ताफ, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, नॉट मैग्नीट्यूड। आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, करेक्ट? आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई थिंक दिस इज द करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी mode of r vector, mode of r vector. Yes Revansh, correct. What will be the mode of r vector? Vaishnavi under root 19, Altaf root 19. Okay, so root 19 is here, under root of 1 ka square plus 19 plus 9 19 under root 19. Next question 3. A vector minus B vector, A vector minus B vector. जल्दी यार। ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 है मोड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो हियर इट इज रिजल्टेंट वेक्टर आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप, सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आई होप ये करेक्ट ही है। यस करेक्ट है ये। यस सर करेक्ट है, मेरा भी इतना ही है। So this was a simple one. Move on to the next question.
Yes. Next example is, let mod of A vector is equal to 3, comma mod of B vector is equal to 4, and if magnitude of resultant vector, that is R vector, is 5, find angle between A vector and B vector. A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करें। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे लेट हो जा रहा है, एक बार वापस से आप लोग जा करके वीडियो रिकॉर्डिंग इसका देखिएगा यूट्यूब पर, स्लो मोशन में सॉल्व करिएगा एंड फिर बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। तो आसान है, जल्दी बताइए। सर 90 डिग्री। यस शिवम, वेरी गुड। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, है ना? सो ये कितना हो गया? 5 के बराबर, और ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल थीटा। वीडियो पॉज हो गया है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है भाई साहब, आप कब तकलीफ में है? सो दिस विल हियर इट विल बिकम 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 into cos of theta. So here 60 plus 9 will become 25. 25 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 is equal to 24 cos of theta, या cos of theta is equal to 0. अब थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा का किस वैल्यू के लिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और भी कोई हो सकता है क्या? 270 भी तो हो सकता है। यस सर। सो आंसर 90 डिग्री भी हो जाएगा, 270 भी हो जाएगा। क्या करना? 5/2। हाँ, करेक्ट। सर तो इसका 5/2 बोले तो 90 डिग्री तो है। यस सर। तो ये हो जाएगा 2n + 1 5/2, है ना? एंगल कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 0 लेंगे तो π/2, n का वैल्यू 1 लेंगे तो 3π/2, n का वैल्यू 2 लेंगे तो 5π/2। इन सब पर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0। यस तो अगर आपके ऑप्शन में 90 डिग्री है तो ये सही है, 270 है तो सही है, और अगर ये सही है, तीनों ऑप्शन में है, तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, है ना? फिर इस पर क्लिक करेंगे, इन दोनों को रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर सिर्फ 90 और 270 हो तो? फिर तो जय माता दी, फिर तो जय माता दी चलेगा। वैसे गलती नहीं करेंगे, दोनों एक साथ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, if two force of magnitude F has two force of magnitude F has resultant equals to F, then find angle between two forces,
and find angle between two forces. सर 120 डिग्री। याद किया। मान सर लीजिए क्वेश्चन दो प्रैक्टिस वेक्टर सेट है। में था। ओके, ये था क्या? यस सर 120 डिग्री। ओके, किसी को डाउट है इसमें? कर सकते हो क्या? सर थोड़ा हिंट दे दीजिए। बस वैसे ही करना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाता है? हाँ जी, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आएगा ना? यस सर। हाँ सर। तो बस वैसे ही करना है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा होगा। सो ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से 2f स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहां पर बच गया है एफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। सही है ना? ये एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा कितना बच जाएगा? तो ये 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो 1/2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ 1/2। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। अब माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है? 120 डिग्री का। करेक्ट। सो ये एक तरह से आपके लिए नोट भी हो गया कि अगर दो वेक्टर के बीच में दो इक्वल बोल रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, सर वीडियो पॉज हो गया। यस सर वीडियो पॉज। सर वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो चालू हो जाएगा। हाँ जी चालू हो जाएगा। सन्या। सर हेलो। हाँ जी। एंगल लॉ ऑफ एडिशन में कोई स्पेशल केसेस नहीं आता है? स्पेशल केसेस मतलब? सर कोई जैसे कि अगर कोई ये 80 डिग्री पर होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा तो? हाँ होता है ना। सर तो वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते तो जाइए। सर वीडियो पॉज हो गया। द रिजल्टेंट ऑफ, ये करिए तो फिर मजा आ जाए। रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड OB vector is perpendicular to OA vector. Perpendicular to OA vector. Find angle A OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच में क्या लिखे हैं? एंड। क्या कैसे बनाते हैं? ऐसे ही मैं बनाता हूँ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। कौन सा, ये वाला? सर वीडियो रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर। वीडियो रुक रहा है क्या? फिर से मैं रीड कर देता हूँ, सुन लीजिए। रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज perpendicular to OA vector. Find angle AOB. हिंट में कहता हूं, अगर सबसे पहले अब आप फिगर बनाओगे तो ही एग्जैक्टली ये क्लियर होगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? AOB 90 डिग्री कैसे हो जाएगा?
मान लीजिए कि ये O है, ये A है, ये B है, अगर ये 90 डिग्री हो गया, इफ दीज आर द वेक्टर्स, तो इसका रिजल्टेंट तो इधर आ जाएगा ना। तो ये परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर कैसे हुआ? सर 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री होगा तो फिर रिजल्टेंट तो फिर उसी डायरेक्शन में होगा ना। मान लीजिए कि ये A वेक्टर हो गया और ये ऐसा B वेक्टर हो गया, तो इनका रिजल्टेंट इसी लाइन पर होगा, इनका रिजल्टेंट इधर थोड़ी आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सर 0 डिग्री। नहीं, तुक्का मत मारो, तुक्काबाज, इतना आसान नहीं है। नको 120 डिग्री सर। अरे नहीं भाई, सर 0 डिग्री होगा। अब तुक्का मार रहे हैं। सर 45। नहीं, देखिए हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे निकाला था, ये देखिए, ये इधर था B वेक्टर और ये था A वेक्टर, है ना। सो दिस वाज योर रिजल्टेंट R वेक्टर। मैं B वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ना यहाँ पर। दिस वाज द B वेक्टर, करेक्ट। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा था, अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये B वेक्टर को हटा दीजिए, तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, यही ना, बात तो एक ही होगी। बोर्ड ब्लर आ रहा है, ओके। सर वीडियो पॉज हो गया है। ओके, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। हाँ, अभी बताइएगा वीडियो ठीक है क्या? यस सर। यस। ओके ओके ओके। सो मैं ये बोल रहा था देखिए कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो कैसा होता था, ऐसा होता था, है ना। अगर ये B वेक्टर होता था, दिस वाज समथिंग एंगल थीटा, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे बाय कंप्लीटिंग दिस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते थे, एंड दिस वाज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इससे पहले मैंने बताया था कि एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। सो अगर मैं यहां से यहां तक लेकर के आ जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर दूंगा लाइक दिस, है ना। तो ये हो गया A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर, और इन दोनों के बीच में ये जो निकला, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, करेक्ट। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि ये O है, ये है A और ये है B, सॉरी ये होगा A और ये मान लेते हैं B, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, OA वेक्टर और ये हो जाएगा OB वेक्टर। किसी को डाउट नहीं। अब अगर AOB हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बिटवीन AOB, यही ना फाइंड आउट करना है। सो अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो 90 डिग्री से छोटा होगा। बात आ रही मेरी समझ में नहीं। अगर ये बड़ा वाला एंगल थीटा है
तो ऑब्वियसली दिस अल्फा विल बी लेस देन थीटा। एम आई करेक्ट? मान लीजिए कि ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये अल्फा का वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 45 होगा, पर 60 तो नहीं होगा, या 60 से ज्यादा नहीं होगा। किसी को डाउट यहां तक? तो अगर मुझे इस अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री करना है, अगला 45 नहीं होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं? एक ही चीज वही तो बोल रहा हूं बार बार। अगर ये 45 डिग्री हो गया तो अल्फा का वैल्यू तो 45 से कम ही आएगा ना। जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा, तो ये 90 डिग्री कैसे हो पाएगा? और तुम भी सोचो कि अगर दो वेक्टर ऐसा 45 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो यह 45 डिग्री से कम ही आएगा ये एंगल। बात आ रही मेरी समझ में या नहीं? यस सर। तो 90 डिग्री से छोटा बोले तो एक्यूट एंगल तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप सोचिए कि ये कैसा होना चाहिए फिर। अगर ये ओ ए वेक्टर है, तो ओ बी वेक्टर कुछ ऐसा हो दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इनका रिजल्टेंट बीच में आ जाए, दैट इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री हो। आनंद, नॉट 45 to 90, दैट शुड बी ग्रेटर देन 90। अगर 90 से बड़ा होगा तभी तो रिजल्टेंट 90 आ सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। हाँ, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90, हाँ बिल्कुल, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री, इतना होना चाहिए। ये सबको क्लियर है ना? चलिए, अब मान लीजिए कि ये एंगल है आपका थीटा, करेक्ट? ये वाला बड़ा वाला जो एंगल है दैट इज थीटा। सो इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर की तरफ। ये जो ओबी वेक्टर है ना, ओबी वेक्टर का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 180 माइनस थीटा। क्लियर? सो ओबी का दो कंपोनेंट आएगा, कौन कौन सा? एक आ जाएगा ओबी cos 180 माइनस थीटा, ओबी cos 180 माइनस थीटा, और एक आ जाएगा, ये किधर की तरफ आएगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और एक आ जाएगा ओबी साइन 180 माइनस थीटा, ये किधर की तरफ आ जाएगा? अलोंग वाई एक्सिस। सही है ना? आना बोला भाई, किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? ये ओबी वेक्टर का मैंने दो कंपोनेंट निकाल लिया, एक अलोंग नेगेटिव एक्स और एक अलोंग पॉजिटिव वाई, ये दो तरफ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो रिजल्टेंट चाहिए दैट शुड बी द परपेंडिकुलर, दैट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। हम लोग क्या करेंगे, इसके वजह से ये फोर्स और ये जो भी होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो रिजल्टेंट किधर आएगा? सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ना। मतलब क्या हो गया कि अगर ओ ए प्लस ओ बी कॉस 180 माइनस थीटा, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओबी साइन 180 माइनस थीटा। अनिमेश, आपको एक क्वेश्चन पूछा था इस तरह का, कल ग्रुप में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ऐसा, है ना? सो अगर ये वाला एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट इसका जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट किधर बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचेगा। यस और नो? सर ये लास्ट लाइन कैसे लिखी है, फिर से रिपीट कीजिए ना। लास्ट लाइन ये वाला, यस सर। देखिए
एक नॉर्मल ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड दे देते हैं. लेट सपोज दिस इज 5 है ना, एंड लेट सपोज दिस इज 6. अगर ओ ए वेक्टर मान लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू 5 है और ओ ए इज इक्वल सॉरी ओ बी इज इक्वल टू 6 है ना. एक मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं, तब जाकर के थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. सो ये 5 क्लियर हो गया. इसको हमने मान लिया है कि ये दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये 6 का 2 कंपोनेंट आ जाएगा. कौन कौन सा? दैट विल बी द 6 cos 180 माइनस थीटा, किधर आ जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग. और एक आ जाएगा 6 sin 180 माइनस थीटा, ये किधर आ जाएगा? अलोंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के अलोंग. सही है ना? 2 कंपोनेंट आ जाएगा 6 का 2 कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर. अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ओबी वेक्टर लिखना है, ओबी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा? 6 cos 180 माइनस ऑफ थीटा आई कैप प्लस 6 sin 180 माइनस ऑफ थीटा जे कैप. लिख सकते हैं ना? और ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप. करेक्ट. सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मेरे पास कितना हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, है ना? तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर अगर हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे और जे कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे. दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो रिजल्टेंट में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ जे कैप. हाँ ना, बोलो भाई. यस सर. कभी बाबू मत बोलो, अच्छे से बोलो. सच में समझ में आया या फिर से बताओ? सर फिर से बताइए सर. ऐसा बोलो ना, फिर क्या भेड़ चल क्यों चल रहे हो? सबको समझ में आया तो हाँ सर हमको भी आ गया. नहीं आया तो नहीं बोलो. फिर से सर एक बार समझाइए. फिर से बताता हूं. देखिए, मैंने इतना बोला कि अगर मान लीजिए कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कुछ थीटा है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये है एंगल थीटा. तो जो इनका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, ये इसका एंगल ए वेक्टर के साथ दैट इज अल्फा, ये हमेशा थीटा से छोटा होगा. यहां तक किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर. इसमें किसी को डाउट नहीं. इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया था कि रिजल्टेंट जो है विच मेक्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ओ ए वेक्टर. ओके. सो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. ये तो कंफर्म हो गया, किसी को डाउट नहीं इसमें. सो अब ये वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना. तो हमने मान लिया ओ ए वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर. और मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है वो 5 के बराबर है. मैं डेटा इसमें ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, है ना? या डायरेक्ट लिख देता हूं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप. दैट्स इट. क्लियर. सो नेक्स्ट जो बी वेक्टर होगा दैट इज ओ बी वेक्टर, इसको हम लोग मान लेते हैं 6. इसका मैग्नीट्यूड होगा वो 6, और ये एंगल मुझे नहीं पता है, दैट इज एंगल थीटा. करेक्ट. सो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. यहां तक समझ में आया? यस सर. ओके. तो अगर मुझे ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओबी वेक्टर इज इक्वल टू, इस 6 का 2 कंपोनेंट आएगा, एक आ जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग.
है ना। तो ओबी वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, 6 cos ऑफ 180 माइनस थीटा। हाँ जी, नो सर ठीक है। हाँ, तो 6 cos ऑफ 180 माइनस थीटा, और ये किधर की तरफ है, माइनस आई कैप के लो, प्लस 6 साइन 180 माइनस थीटा, ये किधर की तरफ है, पॉजिटिव जे के लो, करेक्ट। और नेक्स्ट ओए वेक्टर तो है ही, कितना, 5i कैप। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। सो ओ ए वेक्टर में क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट को जोड़ देंगे, दैट इज 5 माइनस ऑफ 6 cos 180 माइनस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस 6 साइन 180 माइनस थीटा जे कैप। इसमें किसी को डाउट है, दिस इज द आर वेक्टर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ये ओए वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है। तो ओए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप, दैट इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के 90 क्या हो सकता है, वो हो जाएगा या तो वाई या तो जेड, यही दो वेक्टर होगा ना, या तो वाई डायरेक्शन में हो या तो जेड डायरेक्शन में हो। अब क्योंकि जेड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जेड तो ऑलरेडी 0 है, तो जेड से हमें कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स कि ओ ए वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई, दैट इज जे कैप। जे कैप का जो भी कोफिशिएंट हो गया, जे कैप का जो भी कंपोनेंट होगा वही सिर्फ आना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर में। यस सर। सही है ना, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस सर। तो यहां से अगर इसको मैं 0 कर देता हूं, दैट इज 5 माइनस 6 cos ऑफ 180 माइनस थीटा शुड बी 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6, यही होगा ना। हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। ओके, सो cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ गया 5/6। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/6, है ना, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 5/6। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया क्या? यस सर, समझ गए। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ में क्लियर करता है। देखिए, थ्योरी पढ़ाते समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छूट ही जाती है, कोई 100% पढ़ा नहीं सकता, या लिखवा भी देने तो कोई फायदा नहीं। वो कवर हो जाता है कब, जब आप क्वेश्चन करने लगते हो, तब हर एक पॉइंट भी कवर होने लगता है। चलिए, आई थिंक टाइम ओवर हो गया है, इट्स 10:26। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। अच्छा, सेम थिंग इज विद द वेक्टर सब्ट्रैक्शन आल्सो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, लेकिन वेक्टर एडिशन ऐसे ही होगा। अब आप एससी वर्मा के भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, बाय बाय। किसी को डाउट होगा? बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।